उसके बाद पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल, ये वाला रूल मैंने आपको कैपिटल गेन में भी पढ़ाया था, और यही रूल अब दोबारा यहाँ पे आपको डिस्कस किया जा रहा है। ये रूल है कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करनी है जिसकी वैल्यू 5 मिलियन से ज्यादा है, आप उसकी कैश में पेमेंट वगैरह नहीं कर सकते। अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो आपको डिसअलाउ हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी के अलावा एसेट हैं, तो अगर वो 1 मिलियन से ऊपर के एसेट परचेज करने हैं तो वो भी आपको थ्रू बैंकिंग चैनल ही पे करने पड़ेंगे। अगर आप थ्रू बैंकिंग चैनल पे नहीं करेंगे तो आपको उसके ऊपर कंसिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। अब दोनों में कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कि अगर आपने कैश में प्रॉपर्टी ले ली है या कैश में कोई एसेट ले ली है, आपने बिल्डिंग ली है जी 10 करोड़ की, और उसमें से आपने 60 लाख की, 70 लाख की या 1 करोड़ की ऐसी रकम जो कैश में पे कर दी है, तो अब उसके कंसिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे कि आपका ये जो एसेट होगा इसकी टैक्स डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन आपको अलाउ नहीं होगी। आप कभी भी उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा जब भी आप कल को इस प्रॉपर्टी के बेचेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो जीरो ट्रीट हो रही होगी। तो ये सब एसेट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, आपने 15 लाख की एक प्लाट लिया, एक एसेट लिया, और सारी की सारी पेमेंट आपने किस में कर दी है? कैश में कर दी है। कैश में पेमेंट कर दी है, तो अब आप इस एसेट को डेप्रिशिएट करने चाहेंगे, टैक्स वाले डेप्रिशिएट नहीं कर देंगे क्योंकि आपने 75A की खिलाफवर्जी की है, आप इसको डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। दूसरा, कल को आप इस एसेट को डिस्पोज करते हैं, इसको बेचते हैं, जो भी सेल प्रोसीड्स मिले, फॉर एग्जाम्पल 12 लाख रुपए का आपने एसेट बेचा, इसमें से लेस करनी होती है आपने उसकी क्या? कॉस्ट। तो कॉस्ट आपकी जीरो ट्रीट होगी, तो जितने का बेचेंगे वो सारे का सारा गेन आ जाएगा और वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका टैक्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो पेमेंट्स करो, एसेट्स खरीदो, थ्रू बैंकिंग चैनल खरीदो। अगर कैश में पेमेंट करनी है तो 1 मिलियन तक का, और प्रॉपर्टी जो है 5 मिलियन तक की खरीद सकते हो। अगर 1 मिलियन से ऊपर का कोई भी एसेट कैश में खरीद लिया, या कोई भी प्रॉपर्टी जो है 5 मिलियन से ऊपर कैश में खरीद ली, तो ये कंसिक्वेंसेस जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे? आपको बेयर करने पड़ेंगे। यही हमने वहां पे पढ़ा था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, और यही हम यहाँ पे रूल पढ़ रहे हैं। कैपिटल गेन में अगर हम देखते तो वहां पे हमें कॉस्ट डिसअलाउ होती थी और पेनल्टी पड़ती थी। अगर बिजनेस का एसेट है तो फिर हमें डिप्रिसिएशन जो है डिसअलाउ हो जाती है, और कल को जब हम उसे बेचेंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो जीरो ट्रीट हो रही होती है। तो ये है जी परचेज ऑफ एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल। 5 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी और 1 मिलियन से ऊपर के एसेट हमेशा आपको थ्रू बैंकिंग चैनल ही परचेज करना है, कैश में आप इसकी पेमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद है कि अगर आप पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में लगा लेते हैं, अगर आपने कोई भी पर्सनल एसेट बिजनेस में लगा लिया या बिजनेस ने एक्वायर कर लिया, तो जो डेट थी, जिस डेट के ऊपर आपने अपना एसेट बिजनेस में लगाया, उस डेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपके बिजनेस के लिए क्या कंसिडर होगी? कॉस्ट कंसिडर होगी। आपकी पर्सनल गाड़ी थी, आपने बिजनेस में दे दी, जिस दिन बिजनेस में दी उस दिन गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू 1.2 मिलियन थी, तो आपके लिए कॉस्ट क्या कंसिडर होगी? आपके लिए कॉस्ट जो है वो 1.2 मिलियन ही कंसिडर हो रही होगी। तो आपके लिए कॉस्ट जो है वो 1.2 मिलियन ही कंसिडर हो रही होगी। उसके अलावा अगर आप एसिड प्रोड्यूस करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका असूल क्या होगा? उसका असूल बड़ा सिंपल है कि जब भी आपने एसिड बनाया तो जो भी आपका डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, जो भी आपके डायरेक्ट लेबर लगेगी, जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह लग रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। तो इसमें भी कोई चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी एसेट जो है खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट जो इनकर होगी उस प्लांट को बनाने में, उस एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने में, उसको इम्प्रूव करने में या उसको डिस्पोज करने में, ये सारी कॉस्ट जो है एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रही होंगी। जैसे एग्जांपल है कि एक फैक्ट्री ने अपना बॉयलर जो है वो इन हाउस प्रोड्यूस किया, खुद बनाया, तो उसके खर्चा आया मटेरियल पे 50,000 रुपये का, वेजेस हुई 75 की, कंज्यूमेबल्स और फ्यूल्स वगैरह लगा 5,000 रुपये का, फैक्ट्री ओवरहेड लगे 1,500 के। तो जितने भी उस बॉयलर पे बनाने खर्चे किए उन सबको जमा किया और इस कॉस्ट पे क्या कर लिया? बॉयलर को रिकॉर्ड कर दिया। अब कल को जब डेप्रिशिएट किया जाएगा तो इस कॉस्ट पे क्या किया जा रहा होगा? इसको डेप्रिशिएट किया जा रहा होगा। तो अगर आपके सेल्फ मेड एसेट्स हैं, खुद बना रहे हैं, तो इस तरह से आप उसे क्या कर रहे होते हैं? लेकर चल रहे होते हैं। एक और एग्जांपल है कि कोई भी एसेट है, आपने उसका फ्रेट और ऑक्ट्रॉय पे किया है 15,000 रुपये का,
आपने लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस पे किए हैं 2000 रुपए के, आपने स्पेयर्स की पेमेंट की है 3000 रुपए की, लेबर एक्सपेंसेस पे किए हैं 5000 रुपए के, वेजेस पे की हैं 5000 रुपए की, ऑयल और लेबर पे की हैं 5000 रुपए की। आपने मशीन की कॉस्ट निकालनी है। ये मशीन की कॉस्ट मिस हो गई है ऊपर डाटा में। मशीन खरीदी थी आपने 13,50,000 रुपए की, 13,50,000 की मशीन खरीदी, उसको लाने में, उसे खड़ा करने में, उसको इंस्टॉल करने पे ये खर्चे हुए हैं। तो मशीन की कॉस्ट प्राइस आ गई 135,000। आपने फ्रेट पे किया 15,000 रुपये का, वो भी ऐड हो जाएगा। लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे ऐड हो जाएंगे। जो स्पेयर्स की इनडायरेक्ट मटेरियल की हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। फिर जो लेबर चार्जेस पे किए हैं ये भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये तमाम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो है वो हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि इसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेकर चल रहे होते हैं। तो ये हर चीज वही है जो आप अकाउंटिंग में पढ़ के आ चुके हुए हैं, जो IAS 16 में बड़ी है। उसी प्रिंसिपल, उन्हीं रूल्स के तहत हम क्या कर रहे होते हैं, अपने एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। देयर इज नथिंग न्यू थिंग जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे।